क्वेश्चन, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक मतलब क्षारक के साथ आपका हल्दी का रंग क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला पीला है, दूसरा नारंगी है, तीसरा भूरा लाल है और चौथा जो है अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन क्या है? सही है। तो याद रखिए क्षारक के साथ जो हल्दी का जो रंग होता है वह याद रखिएगा तीसरा ऑप्शन जो देख रहे हैं भूरा क्या होता है आपका? भूरा जो है लाल होता है। तो यह क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे क्षारक के साथ लिखा गया हल्दी का रंग होता है पीला, नारंगी, भूरा, लाल और अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? इसमें ऑप्शन जो देख रहे हैं इसमें सी जो है, ऑप्शन सी जो देख रहे हैं ऑप्शन सी भूरा लाल होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या आया था परीक्षा में? दूसरा क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। तो अम्लीय वर्षा को जो जल का संभावित पीएच मान, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसमें सही है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया था? 5.2, 6.2, 7.2, 8.2। तो इसमें याद रखिए अम्लीय वर्षा का जल का संभावित पीएच मान जो होता है वह 5.2 होता है। अगला जो क्वेश्चन ग है, एसीटेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ 4 ऑप्शन, पहला एथेनॉल है, दूसरा आपका एथेनॉल है और तीसरा जो है मेथनॉल है, चौथा आपका प्रोपेनॉल है। तो इसमें आपको ऑप्शन हो जाएगा दूसरा जो आपको ऑप्शन है एथेनॉल आपका सही है। तो समझ में आ गया होगा ये विकल्प वाला क्वेश्चन। अब यहाँ क्वेश्चन है आपका 6 का क। 6 का क क्वेश्चन लिखा गया, साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा के आधार पे समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, साबुन की सफाई जो प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा, बहुत IMP क्वेश्चन है, कई सेट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग तैयार रखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन लिख दिया गया आपका 6 का क है, साबुन की आपका सफाई प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा को आधार पे समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैल तैली होते हैं, मैल के अंदर जो तेल होते हैं तैली होते हैं। जल विरागी सिरा तेल में घुला रहता है और जल रागी सिरा जो होते हैं चारों तरफ पानी से घिर जाता है। तो जो हमारा जल विरागी सिरे होते हैं वो तेल में क्या हो जाते हैं? घुला रहता है और जल रागी जो सिरे होते हैं चारों तरफ पानी से क्या होते हैं? घिर जाते हैं। इससे हमारा मिशेल संरचना बन जाती है। साबुन को मिशेल मैल को पानी में घुलने में क्या करता है? मदद करता है और कपड़े को क्या करता है? साफ हो जाता है। यही साबुन का क्या हो जाएगा? स्वच्छीकरण अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कई सीटों के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसे अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। साबुन की सफाई प्रक्रिया का मिशेल अवधारणा क्या है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। यदि आपको PDF फाइल चाहिए तो हम एक नंबर दिए थे, पहला वाला भाग वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जा करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और PDF फाइल चाहिए तो आपको एक नंबर दिया गया था, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया आपका 6 का ख, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि एवं एक उपयोग के आवश्यकता रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि को बताना है और उसके उपयोग और आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए आपको लिखना है। तो यहाँ क्वेश्चन लिख दिया गया आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो देख रहे हैं, लिखा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि एक उपयोग को आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए समीकरण लिखिए। तो इसको कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं इसके बारे में आज अध्ययन रखेंगे। जैसे यहाँ लिख देंगे विधि। अब जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, याद रखिएगा जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? तो जिप्सम को, याद रखिए जिप्सम को 120 से लेकर के 130 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब यह जिप्सम का सूत्र है, जिप्सम का सूत्र याद रखेंगे, 2 कोष्टक में CaSO4 × 2H2O आपका है, ये आपका जिप्सम का सूत्र है। जब जिप्सम को गर्म करेंगे तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखिएगा, CaSO4 × H2 + 3H2O जो होता है यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है समझ में आ गया होगा। जब जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं
हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कर सकते हैं। पहला जो उपयोग होगा मूर्तियाँ बनाने में काम आता है। जो मूर्ति बनता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग करते हैं। चाक बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने का काम आता है। जब हड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर जब किया जाता है तो इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। तो टूटी हुई हड्डी को क्या करते हैं, जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने का काम आता है। इसमें 3 प्रश्न दिया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, विधि बताना था, इसका उपयोग बताना था और इसको रासायनिक समीकरण भी बताना था। अब यहाँ रासायनिक समीकरण के बारे में जानकारी रखेंगे कि रासायनिक समीकरण में क्या लिखना है। तो लिख देंगे आपका जल से क्रिया। अब ये जल से क्रिया करेगा। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जल से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के साथ जब क्रिया करता है तो याद रखिएगा जिप्सम बनता है। क्या बनता है, जिप्सम बनता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हो गया सूत्र आपको याद रख लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है और इसको जब गर्म किया गया है तो आपको क्या बन गया, आपका जिप्सम बन गया है। जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब गर्म करेंगे तो आपको जिप्सम बनता है। ये दोनों उत्क्रमणी आपको याद करेंगे, उत्क्रमणी अवक्रिया है। तो समझ में आ गया होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, इसके रासायनिक गुण क्या हैं और रासायनिक समीकरण क्या हैं और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका 6 का ग, आघात वर्धयता। आपको आघात वर्धयता तथा तन्यता को समझाते हुए लिखिए यह किस प्रकार के तत्वों का गुण है। आघात वर्धता, आघात वर्धता का मतलब यह हो गया कि किसी धातु को पीटने पर अगर चादर की नुमा बन जाता है तो उसी को आघात वर्धीनता कहते हैं। अगर किसी धातु को पीटने पर तार की नुमा बन जाए तो उसे तन्यता कहते हैं। अब इसको जो है क्वेश्चन जो देख लीजिए आपका 6 का ग है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में पेपर में आया है। तो इसका उत्तर जो लिखना है तो अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। आघात वर्धयता क्या है, वे धातुओं जिनको हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है आघात वर्धयता, आघात वर्धेय कहलाती है तथा इस प्रकार के गुण को आघात वर्धयता कहते हैं। जैसे सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धता धातुएं हैं। इसमें उदाहरण भी देना था कि समझाते उसके उदाहरण भी दीजिए। अब यह समझ में आ गया होगा। आघात वर्धता का मतलब यह हो गया कि किसी धातु को पीटने पर चादर की नुमा बन जाए उसी को आघात वर्धयता कहते हैं। तन्यता, वे धातुओं जिन्हें खींचकर लंबे तार बनाए जा सकते हैं उन्हें तन्य कहलाती हैं तथा यह गुण जो होता है तन्यता कहलाती हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किमी लंबी तार खींचा जा सकता है। याद रखिएगा ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। 1 ग्राम सोना में कितने लंबे तार खींचा जा सकता है, तो 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो समझ में आ गया होगा 6 का ग क्वेश्चन। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमें पीडीएफ फाइल चाहिए। तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो देखेंगे आपका 7 का क है। 7 का क क्वेश्चन क्या है, जिंक धातुएं के सल्फाइड आयन से धातु निष्कर्षण के रासायनिक समीकरण देते हुए आपको समीकरण देना है। कितने नंबर का क्वेश्चन है आपका, है 2 नंबर का। जिंक धातु के सल्फाइड आयन से हमको धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है क्वेश्चन। अब 7 का क के बारे में जानकारी रखेंगे। तो 7 का जो क क्वेश्चन देखे हैं धातु वाला, जो जिंक धातु के सल्फाइड आयन को, तो इसका उत्तर को ध्यान से अपने कॉपी में नोट करिएगा। सांद्रित जिंक जो ब्लेड होते हैं आयस को 927 डिग्री सेल्सियस पर वायु के उपस्थिति में परावर्तनीय भट्ठी में भर्जन करते हैं। जब सांद्रित जिंक जो ब्लेड होते हैं, माने आपका जो जिंक आपका ब्लेड आयस्क जो होते हैं उसको 927 डिग्री सेल्सियस पर वायु के उपस्थिति में परावर्तनीय भट्ठी में भर्जन करते हैं। तो इस अभिक्रिया में जिंक सल्फाइड, याद रखिएगा क्या क्या, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। 3 चीज़ आप में ध्यान रखना है। क्या क्या बना, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। यहाँ जिंक सल्फाइड जो देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया है तो जिंक ऑक्साइड बना है। फिर यहाँ जिंक सल्फाइड जो ऑक्सीजन की क्रिया के साथ किया है तो आपको जिंक सल्फेट बना है। यहाँ लिखा गया जिंक सल्फेट बनता है। फिर जिंक सल्फेट जो है इसको आपको अब क्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड में आपका क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो इस तरह रासायनिक समीकरण को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। अब अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है 7 का जो है
आपका 7 का ख। एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए तथा संक्षारण से सुरक्षा के उपायों को लिखिए। यह 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक उदाहरण देते हुए संक्षारण का व्याख्या करना है, इसके बारे में जानकारी रखेंगे। तो संक्षारण की व्याख्या करना है तो इसका उत्तर ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी, ठीक है, जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण को जंग भी कहा जाता है। याद रखिए, जंग लगना को ही संक्षारण भी कहते हैं। जब कोई धातु है अपने आसपास आर्द्रता या नमी में के संपर्क में आ जाती है तो वह क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। उदाहरण, चांदी के ऊपर काली परत, अगर चांदी के ऊपर काला रंग का परत आ जाता है तो समझिए संक्षारण हो गया है। तांबे के ऊपर आपका हरी परत चढ़ना ही क्या होता है, संक्षारण का प्रमुख उदाहरण होते हैं। तो संक्षारण समझ में आ गया होगा कि नमी के कारण किसी धातु के ऊपर आपको संक्षारित हो जाते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो उसको संक्षारण के रोकथाम क्या है, इसके उपाय क्या हैं, मैंने आपको जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है, इसके उपाय क्या हैं। तो पहला जो है पेंट लगाकर, अगर किसी वस्तु पर जैसे मान लिया आपको लोहा का कोई दरवाजा है, अगर उस पर पेंट लगा दिया जाए तो उस पर जंग नहीं लगेगा। तो पेंट लगाकर, तेल लगाकर, और तीसरा जो होता है ग्रीस लगाकर, और चौथा जो होता है यसद लेपन के माध्यम से संक्षारण को रोका जा सकता है। इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत आईएमपी क्वेश्चन ये भी है, संक्षारण से रोकथाम। तो अगला क्वेश्चन आप जानकारी रखेंगे, बहुत आईएमपी क्वेश्चन। अब आगे आपका 7 नंबर में 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 नंबर का क्वेश्चन है। यह दो आपका जो है 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एकदम फिक्स रहता है। 2 क्वेश्चन 7 नंबर के आपके रसायन विज्ञान में आते हैं। पहला आपको आता है एसिटिक अम्ल होता है, दूसरा एथिल एल्कोहल। ये 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 7 सेट के पेपर में आया हुआ है। इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस पर 7 नंबर अगर चाहिए तो आप अपने इसे नोट करके अच्छे से याद कर लीजिए। 7 नंबर एकदम फिक्स है, आना है 2020 में। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, गैलीशियम एसिटिक अम्ल क्या है। गैलीशियम एसिटिक अम्ल क्या है, इसको याद रखना है। एसिटिक अम्ल के 4 अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिक अम्ल के 4 अभिक्रियाओं का क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। और इसमें 8वां दिया है, इसमें 2 प्रश्न हैं, लेकिन आपको एक में से 8वां में से दोनों में से कोई एक ही प्रश्न को उत्तर पेपर में लिखना रहता है। तो आप दोनों को तैयार करके जाइए, जो आपको आसान लगता है उसे आप लोग लिख लीजिए। तो अब ये इसका उत्तर को जानकारी रखेंगे कि गैलीशियम एसिटिक अम्ल क्या होता है। तो गैलीशियम एसिटिक अम्ल क्या होता है, तो याद रखेंगे शुद्ध तथा निर्जल एसिटिक अम्ल। शुद्ध तथा निर्जल एसिटिक अम्ल 16.5 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ की तरह जम जाता है, उसे गैलीशियम एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो शुद्ध जो होते हैं, शुद्ध तथा निर्जल जो एसिटिक अम्ल होता है 16.5 डिग्री सेल्सियस पे अगर बर्फ की तरह जम जाए, उसी को गैलीशियम एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसमें आपको 4 अभिक्रिया भी पूछा गया था प्रश्न में। तो 4 अभिक्रिया के बारे में जानकारी रखेंगे। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे रासायनिक आपका समीकरण। पहला जो है सोडियम धातु से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया करेंगे। तो सोडियम धातु से जब क्रिया करेंगे तो ये लिखेंगे यह सोडियम से, माने यह सोडियम से क्रिया करके, माने यह मतलब कौन, एसिटिक अम्ल। याद रखेंगे एसिटिक जो अम्ल है सोडियम से क्रिया करके सोडियम एसीटेट तथा हाइड्रोजन बनता है। क्या क्या बनता है, आपको सोडियम से जब क्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट बनता है तथा हाइड्रोजन बनता है। CH3COOH जो है यह एसिटिक अम्ल का सूत्र है। CH3COOH किसका सूत्र है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र है। और अन्य जो होता है सोडियम है, सोडियम से जब क्रिया करेंगे तो यहाँ पे बना है सोडियम एसीटेट। CH3COOH जो एसिटिक अम्ल का सूत्र है और हाइड्रोजन गैस बनता है। यह रासायनिक समीकरण पहला जो है खत्म हो गया, समझ में आ गया होगा। दूसरा जो है रासायनिक अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। अब सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करेगा एसिटिक अम्ल। अब यहाँ पर लिखेंगे यह सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके, यह का मतलब जान जाइएगा कि आपका एसिटिक अम्ल, जो एसिटिक अम्ल जो है सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनता है, जल बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड आपका
बनता है। इस रिएक्शन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे CH3COOH देख रहे हैं, ये आपका एसिटिक अम्ल है और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 होता है। जब इसको गर्म करेंगे तो सोडियम एसीटेट बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। और ये दो, यह लिखा गया है कि दोनों अभिक्रिया दोनों पक्षों से संतुलित भी करना है। तो ये अपने कॉपी में रख नोट करके इसको संतुलित भी कर लीजिएगा। संतुलित अभिक्रिया लिखा गया है, लेकिन एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा कि संतुलित अभिक्रिया है कि नहीं है। ये अब अगला हमारा तीसरा जो होता है एथिल एल्कोहल से क्रिया। अब एथिल एल्कोहल से क्रिया करेगा आपका एसिटिक अम्ल। तो नीचे लिखेंगे आपका यहाँ पर, यह एथिल एल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाता है। यह आपको याद रखना है, एक कई बार परीक्षा में इसी में से अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। एस्टीरीकरण अभिक्रिया, एस्टीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो यही उत्तर उसमें लिख देंगे तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा एस्टीकरण अभिक्रिया का। तो एथिल एल्कोहल से जब क्रिया करेंगे तो यह एथिल एल्कोहल से क्रिया करके क्या बनता है, एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को एस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब CH3COOH जो है आपका एसिटिक अम्ल है और एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH होता है। एथिल एल्कोहल का सूत्र है। दोनों केमिकल को जब मिला करके गर्म करेंगे तो आपको एस्टर बना है और उसके साथ जल बना है। तो 3 अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अब लास्ट अभिक्रिया इसका चौथा क्षार से क्रिया। क्षार का मतलब ये क्षार से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यह NaOH जो है क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनता है। अब एसिटिक अम्ल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट बनता है। सोडियम एसीटेट का सूत्र याद रखेंगे, CH3COONA होता है प्लस आपका यहाँ पर H2 मतलब जल भी बना है। तो यह जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि गैलिशियम एसिटिक अम्ल क्या है और आपका एसिटिक अम्ल के 4 अभिक्रियाएं कौन कौन से हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका 8वां, और 8वां वाला क्वेश्चन को भी समझ लीजिए। आपका लिखा गया क्वेश्चन एथिल एल्कोहल, बहुत IMP क्वेश्चन है। एथिल एल्कोहल के 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और उसके 3 उपयोगों को भी लिखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसे आप तैयार कर लीजिए। 2020 में एकदम आएगा क्वेश्चन यह। तो एथिल एल्कोहल के आपको 4 रासायनिक समीकरण कौन कौन है, अब इसके बारे में जानकारी रखेंगे। अब एथिल एल्कोहल के 4 रासायनिक अभिक्रिया में पहला जो है आपका दहन हो जाएगा। दहन में आपको नोट करेंगे आपका यहाँ पर कि एथिल एल्कोहल अत्यंत अज्वलनशील द्रव, माने अत्यंत जो है ज्वलनशील द्रव, याद रखना है आपका अत्यंत ज्वलनशील द्रव है। यह वायु में नीली ज्वाला के साथ कहते हैं जलकर CO2 तथा आपका H2O देता है। इसका मतलब जो एथिल एल्कोहल जो होते हैं अत्यंत ज्वलनशील क्या हैं, द्रव हैं आपका, और यह वायु में नीली ज्वाला के साथ क्या होते हैं, जलकर आपका CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्या बनते हैं, जल देते हैं। आपका एथिल एल्कोहल का सूत्र याद रखेंगे C2H5OH होता है और ये ऑक्सीजन से क्रिया किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है और जल बना है। तो पहला आपका जो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा कि आपको ये ऑक्सीजन से क्रिया किया तो क्या बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना और जल बना। दूसरा जो है अभिक्रिया है सोडियम के साथ अभिक्रिया। अब यह जो है एथिल एल्कोहल जो है शराब है, इसको कहा जाता है। सोडियम के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो एथिल एल्कोहल जो है आपका जब सोडियम के साथ जब क्रिया करता है तो हाइड्रोजन बनता है और उसके साथ सोडियम एथॉक्साइड बनता है। तो ये बनता है, तो इसको रिएक्शन को नोट कर लेंगे कि C2H5OH जो है एथिल एल्कोहल इसको कहते हैं और यह सोडियम के साथ जब क्रिया किया है तो आपको सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है NaOC2H5 होता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, तो H2 हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो 2 अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। तीसरा अभिक्रिया है ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। अब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो जो एथिल एल्कोहल होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा जल बनता है। क्या क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा जल बनता है। यह एथिल एल्कोहल C2H5OH है और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो आपको C2H5PHSO4 प्लस H2O बनता है। तो यह जो सूत्र देख रहे हैं C2H5PHSO4 जो है
एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। अगला चौथा लास्ट है आपका, याद रखेंगे चौथा जो अपक्रिया के बारे में, एस्टिक अम्ल से क्रिया। अब ये एस्टिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनता है, एथिल एल्कोहल जो है एस्टिक अम्ल के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो एस्टिक अम्ल के साथ क्रिया करके एथिल एसीटेट या एस्टर कहते हैं इसे, है ना, आपका एथिल एसीटेट बनता है। इस सूत्र को जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को नोट कर लेंगे, C2H5OH ये एथिल एल्कोहल है और ये एसिटिक अम्ल है, और यहाँ जब गर्म किया गया है तो आपको बना है आपका एथिल आपका एसीटेट बना है और जल बना है। तो इसमें जो क्वेश्चन जो है 7 नंबर का, यह क्वेश्चन 7 नंबर में आया था, इसमें 3 उपयोग के बारे में भी बताना है। 3 उपयोग कौन कौन से हैं, तो 3 उपयोग के बारे में जानकारी रखेंगे। पहला जो उपयोग है मेथिलित स्पिरिट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, तो मेथिलित स्पिरिट बनाने में प्रयोग करेंगे। दूसरा जो होता है पेंट, गोंद, बर्निश, आयोडीन आदि बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा जो होता है घावों को धोने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा।